मैं फिर वहीं था, फिर मुझे सामने से दिखने लगा, एंगल बदल गया, जो आपके कैमरा एंगल होता है ना, पहले नीचे का कैमरा एंगल था, अब ऊपर का कैमरा एंगल हो गया। तो फिर वो साधु थे, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ये तो बहुत अद्भुत है, ये तो समाधि है, ये तो आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस है, तो संतों को लगता है, तुझे लग गया है क्योंकि तू कविता में साधना में है, इसको और मांझ। तो मैंने कहा फिर इससे क्या होगा? बोले इससे घर परिवार सब छूट जाएगा। बिल्कुल सब। तो अरे मैंने कहा तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। तो उसके बाद ये लगातार होता रहता, अब भी हो जाता है कई बार, लेकिन अब थोड़ा सतर्कता रहती है कि अभी उस पथ पे हैं नहीं जहां हमारे लिए सहज हो जाए समाधि, तो खुद को बचा के खुद ही निकाल के लेके आते हैं। लेकिन अब भी कई बार ऐसा हो जाता है, जब जब मंच पे आज भी कविता पढ़ते हुए रोए हैं, ये वही पल थे जब कुछ पता नहीं था कि कौन सामने बैठा है, कहाँ से आए हैं, क्या बोल रहे हैं, बस अंदर से कुछ बोल रहा है। तो आप सही कह रहे हैं कि आप नहीं बोलते हैं। इसीलिए गालिब ने कहा कि चचा तो चचा है। चचा ने कहा कि जब मैं लिखता हूँ शेर, तो ये शेर नहीं है, ये जो मेरी कलम की सरसराहट है, सरसराहट नहीं है, ये जो आते हैं गैब से, ये स्वर्ग से जो लफ्ज़ों के देवता आ रहे हैं, ये कागज पर चल रहे हैं, इनके पैरों की सरसराहट है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, तो वो जो आ रहा है, स्वर्गिक उतर रहा, ये उसी की है। और ये दिनकर जी ने भी उर्वशी में लिखा कि मैंने ये लिखा नहीं है, मैं चेतना सागर के तट पर घूमने गया था, वहाँ ये ग्रंथ मुझे पड़ा हुआ मिला और मैं इसे उठा लाया। तो आपकी बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो आप नहीं लिख सकते, जो आप नहीं कह सकते, आपको कहा जाए कि लिख दो, नहीं लिख सकते, वो उतरी हैं, ऊपर से उतरी हैं। जो आता है वो जाता है न मन उनको, गंगा पर जो कविता लिखी, काशी पर जो कविता लिखी, वो सब ऐसी कविताएं हैं जो उतरी हैं, आप नहीं लिख सकते। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये कहाँ से आई और ये और इसमें ऐसा क्या है जो ये आपकी पहचान बन गई? देखिए क्या है कि हमारे यहाँ एक बड़ी कवित्री है मीराबाई, उन्होंने बहुत अद्भुत अद्भुत पद लिखे हमारी माँ ने, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यही पॉपुलर हुआ। अब आप पूछिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, इसमें क्या है? साधारण बात है कि मेरे तो भगवान यही है। बच्चन जी ने इतना सुंदर लिखा, पर बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्यार कराते प्रेम कराते मधुशाला, ये क्या है इसमें? तो आप शिव ने इतना सारा लिखा है, लेकिन एक ही की पुछ दे हाल फकीरा दा, या एक कुड़ी जब अब आ गया 2, जबकि उसने इतना अच्छा लिखा है। मैं तो उसका रेगुलर मतलब पागलों वाला प्रशंसक हूँ शिव बटालवी का। आपकी कौन सी कविता समय स्वीकार कर लेगा ये आपको पता नहीं है, लेकिन वही कविता या वही लेखन या वही आपकी क्रिएटिविटी स्वीकार करेगा जो किसी हेतु के कारण ना हुई हो। तो कोई दीवाना कहता है किसी मोटिव से नहीं लिखी गई, किसी को इम्प्रेस नहीं करना था, इससे पेमेंट नहीं मिल रहे थे, कहीं छपना नहीं था, ये अंदर से निकली, बाहर आई। और मुझको लगता है कि जो इसकी स्पॉन्टेनिटी है, जो इसका अविरत प्रवाह है, वही समाज को और जनता को पसंद आ गया। जो हिंदी उर्दू बोलने वाले करोड़ों करोड़ लोग, चाहे वो पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, हिंदुस्तान में, और अब तो रशिया में, फिलीपींस में, कंबोडिया में, वहाँ भी जो थोड़ा बहुत हिंदुस्तानियों से मिलते हैं वो भी इसे गाते हैं। खास तो इसमें कुछ नहीं है। ये हम आपसे फिर सुनेंगे ज़रूर, ये वाली ये सुनना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ पे आपको फिर वापस ले जाना चाहता हूँ। आपने बीच में पढ़ाया भी? जी, 17 साल पढ़ाया मैंने, 17 ईयर्स विश्वविद्यालय सेवा में। और वो जब पढ़ाते थे, वो 40 लोगों का ऑडियंस आप ही के चैनल पर रिजाइन दिया। आप ही के चैनल पे बहस चल रही थी 2011 में। हाँ। और आपके एक साथी जो हमारे साथ बाद में आंदोलन राजनीति में आए जी, वो एक कार्यक्रम करते थे शाम को, नमस्कार जोर से करते थे। उसमें मैं पैनलिस्ट की तरह बैठा हुआ था, आंदोलन के पैनलिस्ट की तरह, और उधर हमारे एक बहुत सीनियर नेता हैं, बड़े आनंदित हैं, हमारे प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं पहले से ही, दिग्विजय सिंह जी। उन्होंने कहा कि ये क्या मिटाएंगे भ्रष्टाचार, तो खुद कॉलेज नहीं जाते, क्लास नहीं पढ़ाते होंगे, ये हर समय तो आंदोलन में होते हैं। तो मैंने कहा मेरे कॉलेज छोड़ने से अगर तुम भ्रष्टाचार मिटाते हो तो मैं अभी इस्तीफा देता हूँ। तो उन्होंने कहा 2। तो मैंने कहा मैं कल दे दूंगा, तुम कल पास करो लोकपाल। तो उन्होंने कहा हाँ हम करेंगे, तुम 2। वो तो अपनी बात पे नहीं रहे, लेकिन मैंने अगले दिन इस्तीफा दे दिया। 14 अगस्त को मैंने इस्तीफा दे दिया। और जो क्लास होती थी, क्लास हमारी क्या होती थी, जैसे BA फाइनल की क्लास है या मैं फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें 40-50 लोग हैं, तो मैं क्लास में सोचता था कि इनकी अटेंडेंस लेना तो बड़ा लंबा काम है, अटेंडेंस लो, फिर भरो, फिर ये करो। हालांकि लेनी चाहिए अटेंडेंस, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बाद में पूछ लेता था, देख लेता था कौन कौन आया, तो वो ओपन क्लास हो जाती थी। तो जब मैं राजस्थान में पढ़ाता था तो हमारी एक प्रिंसिपल थी, वो कहती थी कि वो कुमार विश्वास का शो छुटा है, क्योंकि जो खाली होता था
MSc केमिस्ट्री का लड़का है, MA ज्योग्राफी के बच्चे हैं, BSc के बच्चे हैं, वो पीछे आके बैठ गए। अब कबीर सुन रहे हैं तो वो सुन रहे हैं, मीरा चल रही है तो वो चल रहे हैं, दिनकर चल रहा है तो वो चल रहे हैं। उनको मजा आता था कि चलो, और मैं उनको रोकता नहीं था। शुरू में बच्चे कहते थे, नए बच्चे, सर हमारी क्लास के नहीं है। मैंने कहा तुम कहाँ के हो? सर क्लास फ्री थी, बैठ जाओ, चलो, उदम मत करना। वो चुप सुनते रहते थे। तो लोकप्रियता का तो आलम ये था उस समय कि क्लास भयानक भरी हुई रहती थी और विषय पढ़ाने में आनंद आता था। कोई शिष्य याद है आपको, कोई स्टूडेंट याद है? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बाकी राजनीति में चले गए, कविता में आ गए। मेरा एक विद्यार्थी वहाँ भीलवाड़ा में खुद कवि है, मुझे पता नहीं था, मैंने उसे पढ़ाया है। वो कवि के रूप में एक दिन मुझे मंच पर मिला, राजकुमार बादल। तो उसने पैर छुए, गुरुदेव गुरुदेव। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही जैसे सीनियर पोइट्स को सम्मान देते हैं, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ के? बोला गुरुजी मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ। उस टाइम में शाहपुरा में पढ़ाता था कॉलेज में, जब आप पढ़ाते थे क्लास। तो मैंने उससे पूछा ठीक पढ़ाते थे हम? बोले हाँ गुरुजी, तभी तो मैं कवि बन गया। कोई उस वक्त की कोई ऐसी बात जो किसी स्टूडेंट ने कही हो जो छाप छोड़ गई? उस समय की सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरे साथ जो प्रोफेसर पढ़ाती थी ज्योग्राफी की, उनसे मुझे प्रेम हो गया। वो मेरी पत्नी है आजकल। सबसे बड़ी बात तो ये तो ये लिटरेचर और ज्योग्राफी का मिलन कैसे? मेरी श्रीमती जी जो है वो बहुत सीधी महिला है, बहुत ही सीधी। उनका जैसे कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने किया। उनका जीवन बड़ा छोटा सा है, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। उनका परिवार चारों तरफ, सास ससुर, बेटी दामाद, दूसरी बेटी, पति, उनका पालतू कुत्ता बिल्ली, बस इतने तक है उनका काम, ज़्यादा पता नहीं है। और ये अच्छी बात है क्योंकि मैं घर में अपनी लोकप्रियता लेके नहीं गया। मैं जितने भी हमारे लोकप्रिय दोस्त हैं, जो नए बच्चे लोकप्रिय होते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ, फिल्मों वाले भी और जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे भी, कि अगर सेलिब्रिटी बन गए हो, बना दिया है समाज ने, तो उसका तरीका यह है कि घर के बाहर एक अदृश्य खूंटी बनाओ और जब घर में घुसो तो उसे टांग दो वहाँ। अब आप हैं, आप इतने पॉपुलर हैं, आपको लोग पहचानते हैं, और यहाँ बच्चे अभी आपके साथ फोटो खिंचाएंगे, किशोर जी पत्रकारिता के बच्चे, उनके लिए आप आदर्श हैं कि अरे ऐसा बनना है। अगर आप यही लेके घर गए और आपने यही आशा करी कि आपकी पत्नी ऐसा ही व्यवहार करेंगी, बच्चे ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं घर से बाहर जब उतरता हूँ अपने घर से, तब तक मैं कुमार विश्वास होता हूँ। कई बार सड़क पर लोग रुक जाते हैं, मेरा सड़क पर घर है, आप आएँ तो कारें रुक जाती हैं, कुछ लोग दौड़ के आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, तो बिल्कुल कुमार विश्वास की तरह फ़ोटो खिंचाता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? बहुत अच्छा फ़ोटो। और जैसे ही घर के अंदर पहला कदम रखा, कुमार विश्वास टांगा, पति, पुत्र, पिता, ये के रूप में। क्योंकि वहाँ फिर आपको कोई कुछ भी कहता है, जैसे आप पहन के गए तो मेरी बेटी कह सकती है, ब्रो व्हाट इज दिस, क्या पहन रखा है ये? तो अब आप इसमें ये महसूस ना करें, अरे मैं तो कुमार विश्वास अब इंटरव्यू दे के आया हूँ, कह के रहेगा कहने वाला, हाउ कैन शी से। नहीं, वो आपकी बेटी है, वो ऐसे ही बोलेगी। उसे आप पिता के रूप में मिलिए, द कुमार विश्वास के रूप में मत मिलिए। आपने पिता की बात की, पिता आप साथ में रहते हैं? मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। अच्छा, अभी तक? नहीं, मैं पिताजी माताजी के साथ रहता हूँ। वो जब तक हैं जीवन, उन्हें भगवान ईश्वर 100 साल से ऊपर दे, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन वो डांट अभी तक जारी है? अरे पर्याप्त। मेरे को छोड़िए, हमारा सारा जो सहायक हमारे साथ काम करते हैं, हमारे चालक, हमारे घर में काम करने वाले, किचन में काम करने वाले, सबको पता है कि ओरिजिनल मालिक कौन है घर का। उनको कोई गलतफहमी नहीं है। हमारे घर में काम करने वाले सहायकों को कोई गलतफहमी नहीं है कि कुमार विश्वास मालिक है, कि उनकी पत्नी मालिक। उन्हें पता है ये दोनों जो बैठे हैं ना बुजुर्ग इस फ्लोर पे, ये मालिक हैं। मेरी आवाज़ पे एक बार हो सकता है कि मेरे साथ काम करने वाला आदमी थोड़ी देर से आए, मैं आवाज़ लगाऊं, विनोद दोस्त है, वो आए कि हाँ गुरु कह रहे हैं सर, लेकिन अगर पिताजी ने आवाज़ लगा दी तो वो जो हाथ में उसे छोड़ गए, जी बाबा जी, तुरंत पहुंच जाएगा। तो अभी तो उनकी हनक मतलब पहले से दुगनी है। ये उनको कब उन्होंने कभी कहा कि नहीं मैंने गलत सोचा था? नहीं, वो कहते नहीं है। जब वो बचपन में जैसे शुरू में कहते थे ना महाकवि, वो मजाक उड़ाने के लिए कहते थे, अरे तुम्हारे महाकवि आ गए हैं जरा। तो मेरी माँ बेचारी संकोच में रह जाती थी कि बेइज्जती कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि 16-17 में एक चैनल ने प्रोग्राम किया महाकवि, बड़ा आपने देखा होगा, बड़ा टीआरपी का प्रोग्राम रहा। मैं उसका एंकर करता था और देश के बड़े कवियों के जीवन के बारे में ड्रामेटिक करके हम सुनाते थे। बहुत पॉपुलर प्रोग्राम रहा। उसमें बच्चन जी, दिनकर जी, सबके बारे में हमने काम किया। तो उसके पूरे देश भर में होर्डिंग्स लगे, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स के ऊपर, बड़े बड़े स्टेशंस के ऊपर। तो मेरी माँ और मेरे पिताजी एक दिन दिल्ली जा रहे थे, तो वो ये गाजीपुर की रेड लाइट पर रुकी गाड़ी, तो सामने बड़ा सा होर्डिंग था महाकवि, और उस पर मैं यूं करके खड़ा हुआ था।
तो मेरे माँ ने मेरे पिताजी को कौन ही मारी, सुनो। उन्होंने कहा हाँ बोलो। बोले वो देखो वो महाकवि। तो मेरे ड्राइवर ने मुझे बताया कि आज अम्मा ने बाबा की क्लास ले दी। तो वो कहते नहीं है कुछ भी, लेकिन अच्छा ही लगता होगा। उनको आपके कोई ऐसा कभी उन्होंने जाहिर किया कि ये कविता उनको सबसे ज्यादा पसंद है? एक कविता पर बोले आज तक वो सिर्फ। कारगिल के बाद मैंने कविता लिखी थी, है नमन उनको कि जो यश काय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। अच्छी कविता थी। तो वो कविता जब उन्होंने सुनी, मैंने तो नहीं सुनाई, उन्होंने किसी क्लिप में सुनी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये वाली कविता अच्छी है तुम्हारी,